Yes, good morning to all of you. Before I start with the lecture, let me just make a simple announcement for many of you. Second last bench girls, be with me. That if on any particular day you remain absent and then you want to access the recorded lecture, then first thing is log in to your official email address given by the class. Okay. And after that, go to the calendar, Google Calendar. You can go to the Google Calendar by going into this part. यहाँ पे भी तुमको Google Calendar देखेगा, but please be sure that you have logged into the email address given by the class. Okay, here you can see that the email address is of the class, and then go to Google Calendar, go to the particular day's lecture. So you can consider कि अब अपना Saturday का lecture miss हो गया था, आज Monday है, तो Monday यहाँ पे 27 दिख रहा है आपको, बराबर? तो Saturday का lecture consider करेंगे, यहाँ पे click करेंगे, तो वहाँ पे आपको मैंने arrange किया हुआ lecture दिखेगा. If I already invited you for the same, then you can see that particular lecture there. वहां पे क्लिक करोगे तो इधर नीचे बॉटम पे आपको लेक्चर का वीडियो दिखेगा. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? इट शुड रन देयर. अगर सपोज वो रन नहीं हुआ तो वहां पे रहता है कि मेक अ रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? रिक्वेस्ट भेजोगे तो इन दैट केस मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाता है, मैं उसको अलाउ कर दूंगा. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. सो फर्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट यू आर सपोज टू बी लॉग्ड इन द ऑफिशियल ईमेल एड्रेस ऑफ द क्लास, क्योंकि तुम लोगों के लिए बाय डिफॉल्ट गूगल क्लासरूम चालू करने के लिए कौशल सर ने ना बोला हुआ है, क्योंकि सीए इंटर के जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो थोड़े ज्यादा मैच्योर रहते हैं एज कम्पेयर टू फाउंडेशन के स्टूडेंट्स. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब लोग इमेच्योर हो, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको और ज्यादा मैच्योर होना जरूरी है. देयर इज अ चांस दैट अभी 12वीं का एग्जाम जस्ट खत्म हो गया है, बाकी सब लोग मजा कर रहे हैं, मैं थोड़ा क्लास को दांडी मारता हूँ, फिर एक दिन इधर है ना क्लास, बाद में रिकॉर्डेड देख लूंगा. ये बिहेवियर मन में ज्यादा आने का चांसेस है. अभी तक अपने को डिसिप्लिन पूरा आने का बाकी है. इंस्टीट्यूट का फटका लगने के बाद में आपको डिसिप्लिन आएगा, इसका हमको कुछ इंटरेस्ट नहीं है. इंस्टीट्यूट का फटका लगना ही नहीं चाहिए, हमारा इंटरेस्ट है. इंटरमीडिएट के वक्त बाय डिफॉल्ट आपको गूगल क्लासरूम रहता है, मतलब उसका फायदा क्या होगा? नंबर 1 रिकॉर्डेड लेक्चर रहता है, नंबर 2 बाद में हर दिन का रिकॉर्डेड लेक्चर गूगल क्लासरूम पे हम लोग अपलोड कर देते हैं बाय डिफॉल्ट एट वन सिंगल प्लेस. मतलब आपको फिर से कैलेंडर में जाओ, रिक्वेस्ट एक्सेस करो, ऐसा कुछ करने की जरूरत पड़ता नहीं है. बट दैट इज अ फैसिलिटी फॉर सीए इंटरमीडिएट. आपके बैच को फैसिलिटी बाय डिफॉल्ट अलाउड नहीं है. लेकिन अगर सपोज अभी धूप की वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपका एक आध दिन क्लास को आना पॉसिबल नहीं रहेगा, तो नंबर 1 आपको घर से लेक्चर अटेंड करने को पॉसिबल होना चाहिए. दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन. एंड सेकंड थिंग इज दैट अगर सपोज आपका लेक्चर मिस हो गया रहेगा ऑन अकाउंट ऑफ इल हेल्थ और सम अदर जेन्युइन रीजन, इन दैट केस आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखने को मिलना चाहिए. दीस टू फैसिलिटीज आर गिवन टू यू. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? बाय डिफॉल्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर नॉट अवेलेबल टू यू, इट इज ओनली अपॉन रिक्वेस्ट. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सो ये कैसे एक्सेस करने का भी मैंने बता के रखा हुआ है. तो आपको क्या करना है? नंबर 1 अपने क्लास ने दिए हुए जीमेल एड्रेस पे लॉगिन करना है, बाद में गूगल कैलेंडर एक्सेस करना है, जिस पर्टिकुलर दिन का लेक्चर आपको देखने का है उस पर्टिकुलर लेक्चर पे जाके क्लिक करना है, सॉरी उस पर्टिकुलर दिन पे जाके क्लिक करना है. वहां पे आपको राइट साइड में फिर उस दिन का सारा लेक्चर दिखेगा जिसमें आपको इनवाइट किया गया था. फिर उधर नीचे जाओगे, उस पर्टिकुलर लेक्चर पे ब्लू कलर पे क्लिक करोगे, इन दैट केस इट विल शो यू द लेक्चर का वीडियो का लिंक. वहां पे प्ले करोगे तो प्ले होना चाहिए. अगर सपोज नहीं हुआ तो इन दैट केस उधर एक ऑप्शन रहेगा रिक्वेस्ट एक्सेस करके, तो रिक्वेस्ट कर दीजिए. मेरे पास रिक्वेस्ट आता है, मैं अलाउ कर देता हूँ. मैक्सिमम क्या रहेगा, मैं लेक्चर के अंदर रहूंगा, मेरा फोन की तरफ ध्यान नहीं रहेगा, तो शायद एक आध घंटा लेट हो जाएगा रिक्वेस्ट एक्सेस ग्रांट करने के लिए, बट मैं कंप्लीट करता हूँ. आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजते हो कि सर सो दिन का भेजो, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस मेनी टाइम्स इज दैट मुझे ढूंढते बैठना पड़ता है किधर पीछे वाला है करके. एंड देन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मी टू इवन रिमेंबर आल्सो, क्योंकि मेरे पास एक दिन में लगभग 10 लेक्चर चलते रहते हैं. सो देन मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स आए हुए रहते हैं, तो कौन सा रिकॉर्डिंग तुमको देने का नहीं देने का वो ढूंढते बैठने के लिए मेरे पास टाइम रहता नहीं. बहुत सारा बार क्या होता है 15 मिनट का ब्रेक बीच में रहता है 2 लेक्चर के बीच में, उसके अंदर ये सब चीजें ढूंढने को मुझे टाइम मिलेगा इसका गारंटी नहीं है. सो प्लीज एंश्योर दैट यू आर यूजिंग दिस सिंपलेस्ट टेक्निक. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ द सेकंड पार्ट, आप सब लोगों को एक बात याद रखने का है. दिस इज नॉट फॉर आवर क्लास नाउ, दिस इज फॉर योर जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सीए करियर. के अकाउंट्स आपके लिए मार्क्स लाने का काम करने वाला सब्जेक्ट है. मैथ्स आपका मार्क खाने वाला सब्जेक्ट है. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? लॉ आपका मार्क्स खाने वाला सब्जेक्ट है. इकोनॉमिक्स आपका एवरेज सब्जेक्ट है, मार्क दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, डिपेंड्स अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग. तो हम लोग उसके हिसाब से ही सोचते हैं कि हमको कौन सा पढ़ाई करने का, कौन सा सब्जेक्ट अपने को अच्छा लगता है. जनरली जो सब्जेक्ट अपने को मार्क्स देता है वो सब्जेक्ट पे अपने को प्यार रहता है, हम उसमें एक्सपर्ट है ऐसा अपने को खाली फुकट लगता है. तो सिंपल लॉजिक याद रखो, जो मार्क्स देता है इसका मतलब वो तुमको नहीं सबको मार्क्स देता है. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? दैट मींस उसमें बहुत ज्यादा लोग एक्सपर्ट रहने वाले हैं. So if you are thinking of job market, if you are thinking of getting successful in your future life, it is necessary for you to be not just an expert in the subject in which everybody is an expert, but you are supposed to be an expert in the subjects in which others are not expert also.
समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो सर मैं मैथ्स में करूँ क्या काम ज्यादा? यस, मैथ्स में तो काम करना ही है, बट दैट इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ फाउंडेशन, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ जनरल करियर। जनरल करियर के लिए आपके बैच को बोल के रखता हूँ, यू आर द बैच ऑफ चैट जीपीटी। अभी GPT-4 भी आ चुका है, तो जब तक आप लोग शायद आगे जाओगे और जॉब मार्केट में जाओगे, तब तक अकाउंटिंग का बहुत सारा काम, ऑडिटिंग का भी बहुत सारा जो बेसिक चेकिंग का काम रहेगा, दैट इज ऑलरेडी गोइंग टू बी टेकन ओवर बाय दी सिस्टम्स। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? अभी ऑलरेडी बहुत सारा काम चला गया ही है, बट और भी आगे जाने वाला है। तो इन दैट केस अपने को जॉब किधर से मिलेगा, और वो हाई पेइंग किधर से होगा? देन द सब्जेक्ट्स व्हिच आर मोर इंपॉर्टेंट आर गोइंग टू बी कंसीडर्ड इफ यू आर क्लेमिंग योरसेल्फ टू बी एन एक्सपर्ट। तो कौन सा सब्जेक्ट अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नंबर 1 इकोनॉमिक्स, नंबर 2 लॉ, एंड नंबर 3 अकाउंट्स। दिस इज हाउ द ड्राइविंग वर्क्स और द एंटायर व्हीकल वर्क्स। ये अलग टाइप का गाड़ी है। अगर आपने साइकिल देखा रहेगा, साइकिल पे पेडलिंग करने को किसको चांस मिलता है? एक ही आदमी को चांस मिलता है। आगे जो बैठा है उसको पेडलिंग करने को मिलता नहीं है, पीछे कैरियर पे बैठा है उसको कोई पेडलिंग करने को मिलता नहीं है। लेकिन एक स्पेशल टाइप का बाइसिकल रहता है, कपल बाइसिकल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, टैंडम बाइक। हाँ, तो उसमें क्या बोलेंगे, आगे वाले को भी पेडल करने को मिलेगा, पीछे वाले को भी पेडल करने को मिलेगा। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? ऐसा सोचो कि अपने पास फिर ऐसा 3 सीट वाला साइकिल है, जिसमें आगे की सीट पे कौन बैठा? बाय डिफॉल्ट इकोनॉमिक्स बैठा हुआ। उसके पीछे कौन बैठा है? लॉ बैठा है। उसके पीछे कौन बैठा है? अकाउंट बैठा है। अकाउंट्स को गोली मारने का नहीं, अरे पीछे वाला है करके, ऐसा नहीं है। वो तो तुमको आगे जाने को सबसे पहले मदद करेगा, क्योंकि अकाउंट्स का मार्क्स तुमको फटाफट से क्लियर करने को मदद करने वाला है। तो मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है ही, फटाफट एग्जाम क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट है ही। लेकिन जॉब मार्केट में जाने का, इंटरव्यू के लिए आपको कंसीडर करेंगे, आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आपको, क्या चलता है क्या नहीं चलता है, बिजनेस कैसे चलते हैं नहीं चलते हैं, कौन से अलग अलग सिचुएशंस काम करते हैं नहीं करते हैं। तो इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स पर ध्यान देना पड़ेगा। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? दैट इज द ड्राइवर फॉर एंटायर इकोनॉमी। उसका नाम ही सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो इकोनॉमी का ड्राइवर बड़े सबसे पहला कौन है? इकोनॉमिक्स। फिर बाद में इकोनॉमी तो कैसे भी बिहेव कर सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का स्पेशलिटी क्या है? इट इज अ नॉर्मेटिव साइंस के नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस। मुझे सुना नहीं दिया। इट इज नॉर्मेटिव साइंस। इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस, इट इज नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस। इकोनॉमिक्स बोलता है कि प्रॉफिट कमाने का तो ये करो, नहीं करने का तो मत करो, बस प्रॉफिट इज द ऑब्जेक्टिव। दैट इज द लॉजिक ऑफ इकोनॉमिक्स। सिगरेट बेच के प्रॉफिट कमाओगे, नहीं तो एजुकेशन प्रोवाइड करके प्रॉफिट कमाओगे, इकोनॉमिक्स को फर्क नहीं पड़ता है। इकोनॉमिक्स डजंट टेल यू कि अल्कोहल बेचोगे मत बेचो, निकोटीन बेचोगे मत बेचो, सिगरेट बेचोगे। ये मेरे ख्याल से ये पॉइंट्स एग्जाम क्लास में डिस्कस किया जाएगा। सिगरेट का एग्जांपल, अल्कोहल का एग्जांपल हमेशा आता है। इकोनॉमिक्स इज नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस। इकोनॉमिक्स नेवर क्रिएट्स एनी नॉर्म्स। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए नहीं बोलता है, ऐसा करेगा तो ये होगा, इतना ही बोलता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो इकोनॉमिक्स इज नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस। फिर इकोनॉमिक्स को अगर हमने पूरा कंट्रोल दे दिया पूरी इकोनॉमी का, तो वो हैवॉक क्रिएट कर सकता है। अफीम को बेचो, चरस को बेचो, गांजा को बेचो, लोगों के बच्चों को किडनैप करो, जरूरत पड़ी तो इंगर केस किसी को चुरा को पैसा ले लो, प्रॉफिट कमाने का है ना, ये भी हो सकता है उसके अंदर। दिस इज अ गुड आइडिया। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? रामगढ़ के शोले, व्हाट आइडिया, व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई। ये झमेला अपने को करने का नहीं है। फिर इसके लिए पीछे कौन बैठा है? उसके नीचे इमीडिएटली लॉ बैठा। लॉ मतलब रिफाइंड कॉमन सेंस। फिर वो सोसाइटी को शेप करने का कोशिश करता है। तो जिसको इकोनॉमिक्स समझता है उसको ये भी समझेगा फिर अल्टीमेटली, अच्छा ये ऐसा ऐसा हो सकता है, फिर इसको कंट्रोल करने के लिए अपने को इस तरह से लॉ बनाना पड़ता है। तो लॉ के पीछे का रीजन कितना बार क्या रहता है? ह्यूमन बिहेवियर। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? ह्यूमन बिहेवियर को पहले कौन बताता है? इकोनॉमिक्स। फिर उसको कंट्रोल कैसे करने का कौन बताता है? लॉ। और फिर उन्होंने जो भी कुछ करके दिखाया उसको रिकॉर्ड करके आगे उसका हिस्ट्री कैसे क्रिएट करके रखने का, सो दैट आफ्टरवर्ड्स इट कैन बी अगेन आइडेंटिफाइड कि क्या हुआ था, उसका मॉनेटरी इंपैक्ट क्या हुआ था। इसके लिए अकाउंट्स आता है। सबको समझने में कैसे बोल रहा हूँ? तो अकाउंट्स हमेशा बाय डिफॉल्ट 3rd सीट पे रहेगा, लेकिन अकाउंट्स उनको पार्क्स बढ़ाने के लिए बहुत सारा मदद करेगा। तो अकाउंट्स को प्यार करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने को मार्क्स देता है। लेकिन पैसा देने के लिए बड़े बड़े लेवल पे जाके जॉब करने का रहेगा, तो इन दैट केस उनको इकोनॉमिक्स का अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, चल लेट्स स्टार्ट। आज क्योंकि तुम्हारा पहला लेक्चर इकोनॉमिक्स था देखा, मैं बोला आई वाज वेरी हैप्पी दैट सिंस इट स्टार्टेड दैट मींस इट इज गुड फॉर यू। हाँ जी बोलिए। ओ यस श्योर, बंदे ना। ये इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स का लेक्चर दिखता है क्या? ये लेक्चर आपको मैं 19 जुलाई को चालू करने वाला हूँ, सो इट इज रेडी फॉर यू नाउ। आपको सिर्फ अभी फाउंडेशन क्लियर करने का बाकी है। चलो, शैल वी गो अहेड? हाँ जी, ये क्वेश्चन आपको करने को बोला था, आपने किया है कि नहीं किया है? Shreyas Limited did not receive the first call on 10,000 equity shares at the rate of ₹3 per share
Shreyas Limited did not receive the first call on 10,000 equity shares at a rate of rupees 3 per share, which was due on 1/7/2020. This amount was received on 1/4/2021. 1/7/20 को तुमको एक्चुअली उन्होंने बोला नहीं है कि कितने शेयर्स पे कॉल किया था. नॉर्मली कैसे होता है कि प्रॉब्लम टेल्स यू कि नंबर ऑफ शेयर्स which were already issued by the company on which calls were made. Let us say 1 lakh. Just example, 1 लाख शेयर्स पे कॉल किया, ऐसा प्रॉब्लम बोलता रहेगा और बाद में बोलता है कि उसमें से 10,000 शेयर्स पे पैसा नहीं आया, तो हम क्या बोल सकते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट 90,000 into 3. क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? 90,000 किधर से है सर आपको? अगर 1 लाख शेयर्स थे उसमें से 10,000 शेयर्स के ऊपर कॉल्स एंड अरियर्स है, मतलब बाकी के 90,000 के ऊपर अरियर्स नहीं है. तो मैं एंट्री कैसे कर सकता था? बैंक अकाउंट डेबिट 90,000 into 3, कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिट 10,000 into 3, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल जो भी कुछ आएगा वो 1 लाख into 3. ऐसा एंट्री में कर सकता था, लेकिन प्रॉब्लम ने नंबर ऑफ शेयर्स टोटल वाले कितने हैं वो बोला ही नहीं. टोटल वाले नंबर ऑफ शेयर्स बोले नहीं है, तो इसका मतलब जिनके लिए पैसा मिल चुका है उसका जो बैंक अकाउंट डेबिट अपने को करने का है उसका डिटेल्स ही अवेलेबल नहीं. समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोलूंगा ठीक है, अल्टीमेटली एंट्री क्या था? बैंक अकाउंट डेबिट बाय द अमाउंट ऑफ कॉल रिसीव्ड, कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिट बाय द अमाउंट ऑफ कॉल्स नॉट रिसीव्ड, टू इक्विटी शेयर कॉल बाय द टोटल अमाउंट ऑफ कॉल वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड. क्या समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी उसमें से ऊपर का बैंक अकाउंट डेबिट कॉल रिसीव्ड अगर अवेलेबल नहीं है तो नहीं लिखेंगे. कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिट जिसमें कॉल नॉट रिसीव्ड है वो डेबिट कर देंगे. तो नीचे टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट जो हम बोलते थे उसमें अपने को रिसीव्ड एज वेल एज नॉट रिसीव्ड ऐसा क्रेडिट करना पड़ता था. अभी क्रेडिट किसको देंगे? सिर्फ नॉट रिसीव्ड को क्रेडिट देंगे. तो जिन्होंने एंट्री किया है अच्छी बात, चेक करो. नहीं किया है फटाफट से एंट्री करो. एंट्री क्या होगा आपका? कॉल से इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, सॉरी कॉल से अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट. कौन सा कॉल है? फर्स्ट कॉल है ना? ओके चलो फटाफट एंट्री कर दो. Calls and arrears account debit to equity share first call account. Amount कितनी दीजिए? रुपीज 30,000. Here, hello. 30,000. अरे एक मिनिट थांबा ना जरा, एक मिनिट थांबा ना. किती घाई सर 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 लिहू तर द्या मला पहिल्यांदा. मी का कुठे जात नाही पॅराशूट न, घाबरू नका. बीइंग किसने गाली दिया मुझे इतना मन लगा के? बीइंग कॉल मनी at the rate of rupees 3 per share not received. हाँ बोला. अभी किसको मेरा याद रहती इतनी जोर जोर से? नहीं बंद नहीं होगा. आप घर से स्वेटर लेके आइए प्लीज, नहीं तो दोस्त का स्वेटर करा लीजिए. चलिए नेक्स्ट. अरे नहीं ज्यादा लोग है क्लास में, तुम बाहर से आके तुमको समझेगा कितना स्टफी फीलिंग रहता है क्लास में. जितना ज्यादा स्टफी फीलिंग इसका मतलब ऑक्सीजन का लेवल कम है. ऑक्सीजन का लेवल कम इसका मतलब आप क्लास में बैठे बैठे यॉर्निंग करोगे फिर मुझे गुस्सा आएगा फिर मैं तुमको गाली दूंगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा. फिर तुम्हारा पढ़ाई के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. फिर तुम्हारा फाउंडेशन का रिजल्ट अच्छा नहीं लगेगा. उससे अच्छा एसी लगाने का. चलो ठीक है. इसका डेट क्या है रे? मैं भूल गया डेट. 1/7/20 ना? नेक्स्ट. फिर बाद में बोल रहे हैं कि 1/4/21 को पैसा मिल गया रे बाबा लोग. 1/4/21 बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या रे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट ना? कॉल से अरियर्स अकाउंट. ये थोड़ा सा किससे जैसे मालूम है? एक 11वीं का बहुत फेवरेट एडजस्टमेंट रहता था, कभी कभी आता था. उसका नाम था बैड डेट्स रिकवर्ड रॉन्गली क्रेडिटेड टू डेटर्स अकाउंट. याद है क्या आपको? प्लीज टेल मी बैड डेट्स रिकवर्ड का एंट्री क्या रहता है?
बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। वो डेटर को क्रेडिट नहीं करने का रहता है। क्यों नहीं करने का रहता है? क्योंकि वो डेटर का अकाउंट ऑलरेडी डेटर में से गायब करके हो चुका है, हमने उसको ऑलरेडी राइट ऑफ किया हुआ है। सो पैसा दिया कि नहीं दिया, पैसा आया कि नहीं आया, आया। लेकिन किसके पास से आया? डेटर के पास से आया कि बैड डेटर के पास से आया? बैड डेटर के पास। सो यू शुड से टू बैड डेट्स रिकवर्ड। सेम इज द लॉजिक है, पैसा आया कि नहीं आया, आया। लेकिन कॉल का आया कि अरियर्स वाले कॉल का आया? अरियर्स वाले कॉल का। तो कॉल से अरियर्स बोलना पड़ेगा। अच्छा सुनो, लेकिन अगर आप वो लोग हो जिनको मैंने 3 अलग अलग ट्रीटमेंट बोल के रखा था, उसमें से थर्ड ट्रीटमेंट अच्छा लगता है कि जिसमें वो क्या करता है, कॉल्स इन अरियर्स, अलॉटमेंट इन अरियर्स नाम के अकाउंट यूज ही नहीं करते। क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो इन दैट केस तुमको एंट्री क्या करना पड़ेगा मालूम है? बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, क्योंकि तुमने कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट बनाया नहीं था। मतलब रात को जब खाना बच गया था तो छोटे बर्तन में निकाल के रखा ही नहीं था, बड़े बर्तन में रखा था। तो नेक्स्ट डे सुबह जब फिर से खाना गर्म करने का बारी आएगा तो छोटे बर्तन को नहीं पकड़ने का, फिर से बड़े बर्तन को पकड़ना पड़ता है। क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? So just remember what you are doing, which account you are using, accordingly तुमको डेबिट क्रेडिट डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, तो कॉल सेंटर अकाउंट अमाउंट कितना 7 लगना रे? ओके, थैंक यू। इनको सब आता रहता है, तुम्हारे बैच में आके मैं धन्य धन्य महसूस करता हूँ। चलो ठीक है, बीइंग कॉल्स इन अरियर्स रिसीव। ओके, उन्होंने और क्या पूछा रे? ऑल्सो शो द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 21। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट कैसे कर सकोगे? अच्छा, मॉडल में है ही नहीं क्या? अच्छा, तो मतलब उन्होंने खुद ही समझ लिया कि करना पॉसिबल नहीं। हाँ, क्योंकि बाकी का अमाउंट यही है, नंबर ऑफ केस दिया नहीं है तो कर नहीं सकते। इट्स इम्पॉसिबल टू डू दैट। ओके, चलो वेरी गुड। अभी अगला क्वेश्चन करना है अपने को। अभी धीरे धीरे क्वेश्चन का स्टाइल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। जो लोग एब्सेंट थे शायद आपको ग्रैस्प करने को थोड़ा स्पीड पकड़ना पड़ेगा। जो लोग प्रेजेंट थे अपने दोस्त को थोड़ा मदद करने का, और उसके बुक में लिखने का नहीं है, अपने बुक में लिखने का, उसको दिखाने के पीछे मतलब उनको जो बोलो कि सर की तरफ ठीक से ध्यान देना। चलिए जी, देखो क्या कहता है प्रॉब्लम। लिमिटेड इश्यूड एट पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस 10 टेबल एट रुपीस 2.50 ऑन एप्लीकेशन, 3 on allotment, 2 on first call, and balance on final call. Okay. What have they told you? कंपनी का नाम क्या है? रश्मि लिमिटेड। कौन सा इशू कर रहा है? इक्विटी शेयर। कितना इक्विटी शेयर? 1 लाख। ऑफ रुपीस कितना ईच? 2.5 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 5.5 का हिसाब लग गया, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 7.5 का हिसाब लग गया, एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, मतलब फाइनल कॉल कितना रुपए का रहेगा? 2.50। ऑल दी शेयर्स पे फुल्ली सब्सक्राइब। अच्छा, ये देखने के बाद ऐसा लग रहा है शायद the issue of shares is at par के प्रीमियम के डिस्काउंट at par। अब तक तो at par नजर आ रहा है, and all the shares are fully subscribed बोल के रखा है। So have they told you under subscription के over subscription के they have told you proper subscription? मतलब pro rata वाला झमेला है कि नहीं है? नहीं है। और लॉटरी मेथड का झमेला है कि नहीं है? किसी को रिजेक्ट करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे। तो रिफंड का एंट्री आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। प्रॉब्लम पढ़ते पढ़ते अपने दिमाग में आना चाहिए कि आगे क्या क्या हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट। फिर वो बोलते हैं मिस्टर नायर who held 10,000 shares paid in full remaining amount on the first call itself। मतलब ये जो नायर साहब है, बड़े रईस है, उन्होंने क्या कर दिया? 10,000 शेयर्स के ऊपर का पैसा उनको भरने का बारी था। एप्लीकेशन के बाद एप्लीकेशन का पैसा भरा, अलॉटमेंट के बाद अलॉटमेंट का पैसा भरा। लेकिन जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगा तो उन्होंने फर्स्ट कॉल का तो पैसा दे ही दिया, और साथ साथ में फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया। मतलब फर्स्ट कॉल का कितना पैसा हमने नायर साहब के बाद मांगा रहेगा? 10,000 into 2 और कितना? 20,000। लेकिन नायर साहब ने अपने को कितना पैसा दिया रहेगा? 10,000 into 4.5 45,000। तो वो जो 2.5 रुपया पर शेयर एक्स्ट्रा अपने पास आया रहेगा, उसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? सॉरी, कौन से एडवांस ट्रीट करेंगे? नेक्स्ट पार्ट, the final call which was made after 3 months from the first call. The final call which was made after 3 months from the first call was fully paid except a shareholder having 1,000 shares who paid his due amount after 2 months along with interest on calls and arrears। अरे बाप रे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड अरियर्स। अगर आपने स्टडी मटेरियल पढ़ा रहेगा थोड़ा बहुत, तो आपको ऐसा क्वेश्चन नजर आया रहेगा कि कॉल्स एंड अरियर्स पे कंपनी को इंटरेस्ट
चार्ज करने को मिलता है कि कंपनी इंटरेस्ट पे करती है। चार्ज करने को कितना चार्ज करती है कंपनी, किसी को पता है क्या? 10% क्या पर annum के फॉर्मूला नहीं पर annum इंटरेस्ट इज 10% पर annum और व्हाट कॉल्स इन अरियर्स। और अगर एडवांस में वैसा आया रहेगा इन दैट केस उस पे इंटरेस्ट कंपनी को मांगने को मिलेगा कि कंपनी ने इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना परसेंट देना पड़ता है? 12%। दैट इज द रीजन व्हाई मिस्टर नायर मस्ट हैव पेड द मनी इन एडवांस, क्योंकि बैंक में रखेगा एफडी पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? मैक्सिमम 6% 7%। क्या समझ सकते हो क्या बोल रहा हूँ? अगर कॉल से एडवांस देगा तो कंपनी कितना देगी? 12 रख देगी। क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? बट ऑल दिस डिफरेंट थिंग्स आर could be mentioned in the articles of association. Okay, so next part they have told you now कि one shareholder having 1000 shares who paid his due amount after 2 months along with interest on calls in arrears, company also paid interest on calls in advance. एडवांस के ऊपर कितना रखा बोला हमने? तो नहीं दिया, क्लास का आवाज नहीं है। अरियर्स पे कितना रखा? अरियर्स पे कंपनी को इंटरेस्ट मिलेगा कि देना पड़ेगा? मिलेगा। सॉरी मिलेगा। और एडवांस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो एडवांस के ऊपर का इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक्सपेंडिचर्स और अरियर्स के ऊपर का इंटरेस्ट इनकम है। तो अरियर्स के ऊपर का इंटरेस्ट कंपनी इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेगी कि क्रेडिट करेगी? और एडवांस के ऊपर का इंटरेस्ट कंपनी इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेगी कि क्रेडिट करेगी? क्योंकि बचपन से बोला डेबिट ऑल पढ़े होंगे आपको, कुछ भूलने को हुआ नहीं, अच्छी बात है। नेक्स्ट पार्ट कंपनी आल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू मिस्टर रायर गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन। सबसे पहले सादा वाला टेबल बना लेंगे, उसमें क्या आएगा? प्रेम तो है नहीं, फटाफट से बना लेंगे। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल FV प्लस प्रेम इज इक्वल टू ISV। जल्दी जल्दी फटाफट। हो गया कंप्लीट? चला गो फॉर द मेन टेबल नाउ। चलिए मेन टेबल में आप बताएंगे मुझे एक पर्टिकुलर कॉलम तो रहेगा ही रहेगा, बाद में कौन सा कॉलम रहेगा बोलो? रिफंड रिलेटेड का कॉलम रहेगा कि नहीं रहेगा? सारे के सारे अलॉटेड ही है, उसमें एक नायर का कॉलम रहेगा, एक अरियर्स का कॉलम रहेगा। अरियर्स के आदमी का नाम दिया है कि नहीं दिया है? अरे बोलो ना, अरियर्स वाले आदमी का नाम दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया है। तो एक कॉलम रहेगा नायर, एक कॉलम रहेगा अरियर्स और एक कॉलम रहेगा अदर्स, बाद में रहेगा टोटल। क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? रिपीटिंग अगेन, पर्टिकुलर्स, नायर, अरियर्स, अदर्स, टोटल। सुनो ठीक से, पहले बताओ मुझे नंबर अप्लाई, नंबर अप्लाई। उसमें नायर का नंबर अप्लाई कितना रहेगा? 10,000। अदर्स का नंबर, अरियर्स का नंबर अप्लाई कितना रहेगा? 1,000। तो सब मिला के अब तक कितने का हिसाब लग गया? 11,000। टोटल नंबर ऑफ जस्ट कंपनी ने कितने इशू किए थे? 1 लाख। 1 लाख में से कितने का हिसाब लग गया है? 11,000। तो कितने का हिसाब लगने का बाकी है? 89,000। तो कौन से कॉलम में रहेंगे? और बाद में टोटल कॉलम में कितना रहेगा? 1 लाख। बाद में इस प्रॉब्लम में नंबर अप्लाइड नंबर अलॉटेड में फर्क है कि फर्क नहीं है? क्यों नहीं है? प्रॉपर सब्सक्रिप्शन, फुल्ली सब्सक्राइब, नो अंडर सब्सक्रिप्शन, नो ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या समझ सकते हैं कैसे बोल रहा हूँ? चलो फटाफट से ड्रॉ करेंगे टेबल। लिखो मत टेबल, सिर्फ नंबर अप्लाइड नंबर अलॉटेड तक पूरा कर दो, उसके आगे के पहले डिस्कस करेंगे, बाद में आराम से लिखेंगे।
अब जो लोग एब्सेंट है वो वही क्वेश्चन पूछेंगे, सर ये टेबल बनाने की जरूरत है क्या, वो आपके ऊपर है, नहीं बनाया तो चलेगा क्या, आपके ऊपर है। मैं तो हमेशा बनाता हूँ, मेरा सिंपल रूल है, जर्नल एंट्री करने के पहले अपने पास पूरा पूरा मैप रेडी रहना चाहिए। घर से आप दोस्त के घर पे निकलते हो, अननोन दोस्त है, मतलब नया नया दोस्त हो गया है, उसका अननोन एरिया है, तो आप घर से निकलने में क्या करोगे, पूरा मैप लगा के देखोगे किधर किधर जाने का, करके मैप रेडी रहना चाहिए पहले, बाद में घूमने का। बोलिए। वही तो मैं बता रहा था मेरा राजा, इससे वही पूछना चाहिए। हो गया नंबर अप्लाई, नंबर ऑर्डिनेट। चलिए पहले कौन आएगा, एप्लीकेशन 2.50, इसमें तो कुछ जनरेट नहीं है, आरएस वाले का भी प्रॉब्लम नहीं है, एडवांस वाले का भी प्रॉब्लम नहीं है, और बैलेंस वाले का भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर आपने पहले नायर का नाम लिखा रहेगा तो आपके एडवांस का कॉलम पहले आएगा, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, और अगर आपने पहले आरएस का कॉलम लिखा रहेगा तो आपका टेबल मेरा टेबल सेम दिखेगा। नंबर अप्लाई, नंबर ऑलरेडी आ चुका है, और मैं एप्लीकेशन सेल में चला गया हूं, अभी लिखना जरा बंद कीजिए, पहले समझ लीजिए, बाद में आराम से लिखिए, सफिशिएंट टाइम टू राइट, डोंट वरी अबाउट इट। तो एप्लीकेशन एट द रेट ऑफ ₹2.50, आरएस वाला बोलेगा 1000 इंटू ₹2.5, कौन सा 1000, नंबर अपडेट वाला 1000 के नंबर अलॉटेड वाला 1000, ठीक है। एप्लीकेशन का बैंक रिसीट में अपने को कौन चाहिए, नंबर अपडेट चाहिए, समझो मैं कैसे बोल रहा हूँ। उसका वो एक ही टाइम है जब उसका शाइनिंग चालू हो जाता है, वो लाइन खत्म हो गया उसका शाइनिंग खत्म, बाद में आगे कौन चलेगा, हमेशा नंबर अलॉटेड चलेगा। सो बैंक रिसीट कितना रहेगा, 2500 फॉर आरएस वाला, 25,000 फॉर नायर, बाकी लोगों के 89,000 इंटू 2.5 मतलब 2,22,500, सो टोटल में हो गया 1 लाख इंटू 2.5 मतलब 2,50,000। सगळ्यांना समजतंय का? आता पुढे बघूया, ट्रान्सफर टू कॅपिटल किती असणार आहे तुमचा, ट्रान्सफर टू कॅपिटल विल बी सेम, व्हाई, बिकॉज देयर इज नो ओवर सब्सक्रिप्शन, देयर इज नो रिफंड, तो जितना बैंक रिसीव उतना सारा का सारा ट्रांसफर टू कैपिटल। उसके बाद में आएगा अलॉटमेंट एट द रेट ऑफ ₹3 अभी किसके हिसाब से मल्टीप्लाई करने का, नंबर अलॉटेड के हिसाब से मल्टीप्लाई करने का, बट नंबर अलॉटेड एंड नंबर अप्लाइड आर सेम, तो कुछ बड़ा फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो 3 इंटू 1,000, 3 इंटू 10,000, 3 इंटू 89,000, 3 इंटू 1 लाख पूरा कर दिया। फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, एप्लीकेशन के वक्त पहले बैंक रिसीट और बाद में ट्रांसफर टू कैपिटल लिखा हुआ है, और अलॉटमेंट के वक्त पहले ट्रांसफर टू कैपिटल और बाद में बैंक रिसीट लिखा हुआ है, क्या मेरा लिखने में गलती हुआ है कि बराबर है? बराबर है। क्यों ऐसा क्यों होता है? एप्लीकेशन के टाइम पहले क्या आता है बोलो? पैसा पहले आता है, पैसा पहले आता है, बाद में हम डिसाइड करते हैं कि इसको हम लोग अलॉट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले क्या है, हमने दिया वो इन्विटेशन टू ऑफर है, उन्होंने दिया वो ऑफर है, और बाद में अपना एक्सेप्टेंस है। इसके लिए पहले क्या आएगा, बैंक रिसीव, बाद में क्या आएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल। अलॉटमेंट के टाइम ऐसा नहीं होता है, at the time of allotment we are dealing with unknown shareholders, we are dealing with known shareholders, we are dealing with general market, we are dealing with our own family members, shareholders are no family members, it's an extended family। क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? तो नेट के सबने को पता है हम किसके पास से कितना मांग रहे हैं, तो अभी कितना मांग रहे हैं अभी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। कंपनी को कौन सा सिस्टम ऑफ और मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना पड़ता है? अप्रूवल के कैश, अप्रूवल सिस्टम मतलब पैसा मिलने के बाद एंट्री करने का, क्या पैसा मांगा तो भी एंट्री कर सकते हो? मांगा तो भी एंट्री कर सकते हो। सिस्टम बोलता है द ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड नॉट व्हेन ओनली द कैश इज मूविंग बट व्हेन द राइट टू रिसीव और एन ऑब्लिगेशन टू पे गेट्स क्रिएटेड। अटल का सगळ्यांना उसके हिसाब से ट्रांसफर टू कैपिटल का एंट्री पहले आएगा, फिर बैंक रिसीट का एंट्री आएगा, फिर आएगा पहला कॉल। पहले कॉल के बाद कोई तुम्हारा नहीं है, पहले कॉल के बाद आप पहले कॉल कर दोगे तो ₹2 इंटू 1,000, ₹2 इंटू 10,000, ₹2 इंटू 89,000, ₹2 इंटू 1 लाख, ट्रांसफर टू कैपिटल तो वही हो जाए। आरएस के वक्त गड़बड़ हो जाएगी। आरएस का गड़बड़ कब है? फर्स्ट कॉल के वक्त है कि सेकंड कॉल के वक्त है? सेकंड कॉल के वक्त। मतलब आरएस वाला बोलेगा मुझे आप भी टेंशन मत करो, मैं भी पैसा दे सकता, तो आरएस का बैंक रिसीट पूरा पूरा आ गया ₹2,000, सर ने उसका नाम कॉल से आरएस है तो अभी आरएस हो जाएगा। दैट इज नॉट द केस, वो कॉल से आरएस है लेकिन वो सेकंड कॉल इन आरएस, इसमें फर्स्ट कॉल करे आरएस का बात करने का नहीं। मिस्टर नायर को बोलेंगे राजा 20,000 दे, बोलते नहीं मैं 20,000 दे दूंगा, मुझे अच्छा लगता है, मैं एडवांस में लेके रखने को तैयार हूं, तो 45,000 देने वाला है, so we are going to get 45,000। 45,000 किधर से आया? वो 2 और 2.5 को हमने कंबाइन कर दिया। 2 और 2.5 क्या है तुम्हारे? फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल का अमाउंट,
तो 4,500 रुपया इंटू कितना नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 दैट कम्स टू 45,000 इज रिसीव्ड बाय। और अदर्स तो बोलते हैं हमको जितना मांगोगे उतना देते हैं बाबा 89,000 इंटू 2 और 1,78,000 मांगा है तो 1,78,000 दूंगा। क्या बोला सुनाओ क्या हीरो लीडर्स कैसे लगा तू कच्चा लगाई करतो लोक घर जायचं का लोक घर जायचं तर खिडकी उडी मारायला लागला लक्षात ठेव हां ते पण पाठवा मला कौन से एडवांस का क्या तुम्हारा बोल फिर आएगा पहले कॉलम में कुछ भी नहीं दूसरे कॉलम में कितना 25,000 तीसरे कॉलम में कुछ भी नहीं तो सब मिला के एडवांस कितना हो गया 25,000 बाद में आएगा सेकंड कॉल में आएगा 2.5 रुपए के हिसाब से इनटू नंबर अलॉटेड तो ट्रांसफर टू कैपिटल का अमाउंट मिल गया 2,500 25,000 22 सॉरी 2,22,500 एंड 2,50,000 लेकिन जब बैंक रिसीव्ड का बारी आएगा उसके पहले फर्स्ट कैटेगरी के लोग बोलेंगे सॉरी भाई मेरे पास पैसा नहीं है तो केस को क्या करने वाला है कॉल से एरियर्स कितना आएगा 2,500 बट एडवांस वाले का एरियर्स है नहीं बैलेंस वाले का एरियर्स है नहीं इसलिए 2,500 के आगे 0 मिल गया आउटर कॉलम में टोटल कॉलम में 2,500 आके बैठा हुआ है फिर आएगा मिस्टर नायर वो बोलेगा मैं फिर से नहीं दूंगा मैं तो पहले देकर रखा हुआ है और तभी हमने उसको कहां पर डाल के रखा है कॉल सी एडवांस में मिला के आपको सबको तो कॉल सी एडवांस का भी यूज करने का बारी आया मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं तो मुझे मदद करने वाले हो बहुत ही होशियार बच्चे प्लीज हेल्प मी कॉल सी एडवांस जब जन्म लेता है तो कहां पे जन्म लेता है डेबिट में क्रेडिट में और जब अभी यूज करने का बारी आएगा तो उसको डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे डेबिट करेंगे और यस का स्पेशलिटी क्या जन्म लेगा तो और जब विसर्जन करने का रहेगा तो और एडवांस का स्पेशलिटी क्या जन्म लेगा तो और विसर्जन करने का रहेगा तो सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूं नेक्स्ट अगला पॉइंट तो बैंक रिसीव अरियर्स का नहीं आएगा और एडवांस वाले का भी नहीं आएगा सिर्फ अदर्स का आएगा 2,22,500 अभी 2 मिनट के लिए इंटरेस्ट के एंट्रीज को छोड़ दो 2 मिनट के इंटरेस्ट के एंट्रीज को छोड़ दो वो एडजस्टमेंट नहीं है तो अब आपका पहला एंट्री क्या आएगा अमाउंट कितना उसके बाद आपका दूसरा एंट्री क्या आएगा be with me बाद में अलॉटमेंट का एंट्री क्या आएगा बैंक रिसीव्ड का एंट्री क्या आएगा फर्स्ट कॉल का एंट्री क्या आएगा बैंक रिसीव्ड का एंट्री क्या आएगा बैंक अकाउंट डेबिट का अमाउंट कितना रहेगा 2 फर्स्ट कॉल अकाउंट 2 लाख 2 25,000 फिर से एक बार उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री कौन सा आएगा तुम्हारा उसके बाद में आपका पैसा एंट्री और आरएस का भी एंट्री आएगा एंट्री कैसे होगा बैंक अकाउंट डेबिट रुपीस कौन से आरएस अकाउंट डेबिट रुपीस कौन से एडवांस अकाउंट डेबिट रुपीस 2 इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट रुपीस 2 लाख ये एंट्रीज कब अगर इंटरेस्ट का झमेला नहीं रहेगा तब अभी इंटरेस्ट का भी एंट्री मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा बाद में लेकिन मेरे ख्याल से तुम टेबल पूरा कर सकते हो और एप्लीकेशन स्टेज और अलॉटमेंट स्टेज तक का एंट्री पूरा कर सकते हो क्लियर
कंप्लीट टेबल हो गया कि टेबल भी बाकी है अभी तक? टेबल हो गया। ओके, एंट्री चालू करो, एंट्री फटाफट।
हो गया कंप्लीट? मांगने का बारी है या फिर डिसीजन लेने का बारी है? इट इज नॉट डन बाय अकाउंटेंट, इट इज डन बाय डायरेक्टर। अब पैसा आता है तो दैट इज नॉट कंट्रोल बाय डायरेक्टर। बैंक पे कुछ एप्लीकेशन का ट्राई करते हैं, सब बात है, मैं होल्ड रेजोल्यूशन करते हैं अंतर एप्लीकेशन से रिफंड केलं, एप्लीकेशन से कॅपिटल ट्रान्सफर केलं तरी आलं, अलॉटमेंट मागितली तर आलं, अलॉटमेंट आली तरी याची गरज नाही. When the market is deciding or doing a transaction, so it is not resolution. When we are deciding, then it is resolution. इसको थोड़ा चेंज करेंगे दोनों. ठीक. Shall I go ahead now? I think you have passed entry for application. Application transfer to capital. Allotment. Allotment transfer to capital. Now pass entry for first call. Pass entry for first call. Entry is equity share. First call account debit. Equity share capital account. Amount is 2 lakh.
चलो अभी पैसा आने का एंट्री करने का है, तभी एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 2,25,000, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख, टू कॉल्स इन एडवांस 25,000। एडवांस का पैसा आ गया, इमीडिएटली इंटरेस्ट देने का नहीं है, इंटरेस्ट इज ऑब्वियसली व्हेन सेकंड कॉल इज गोइंग टू बी मेड, तब अपने को डिसाइड होगा कि पीरियड कितना है और उसके बाद में इंटरेस्ट की एंट्री होगा। तो अभी से इंटरेस्ट की एंट्री करने की जरूरत नहीं है, समझे ना। इंटरेस्ट इज ऑलवेज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड एंड पीरियड इज ऑलवेज हैविंग 2 पॉइंट्स, द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट, देन यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज द टोटल पीरियड। अभी तो स्टार्टिंग पॉइंट चालू हो गया, एंडिंग पॉइंट कब है, जब वो सेकंड कॉल होगा तब समझेगा, तब तक हम लोग इंटरेस्ट की एंट्री नहीं कर सकते। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी इंटरेस्ट के बारे में टेंशन मत लो, एंट्री होगा बैंक इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस, being first call received along with advance on 10,000 shares. चला गो अहेड, फिर सेकंड कॉल करने का है, सेकंड कॉल का एंट्री होगा इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल, आगे फिर बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। कंप्लीट सेकंड कॉल का एंट्री क्या हो गया, रिसीव्ड का एंट्री हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू प्ले विथ द इंटरेस्ट। पहले भी एडवांस का इंटरेस्ट हम लोग उसको दे देंगे क्योंकि एडवांस का बात पूरा हो गया, एडवांस का दोनों पॉइंट कंप्लीट हो गया। द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग इज द डे ऑन विच ही पेड एडवांस एंड पॉइंट ऑफ एंडिंग इज द डे ऑन विच वी डिमांडेड सेकंड कॉल। इसके बीच में कितना टाइम चला गया, 3 महीना चला गया, इसका मतलब अपने को 3 महीने का इंटरेस्ट का एंट्री करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी के लिए इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंडिचर है। सो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर बाद में तुझे और एक एंट्री करना पड़ेगा, शेयर होल्डर टू बैंक। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर कैंसिल, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सॉरी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर, एंट्री हो गया, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, being interest at the rate of 12% per annum on calls in advance paid for 3 months as per board resolution number dash dash dated dash dash। सर आरएस का भी एंट्री कर देता हूं ना, इंटरेस्ट का वो नहीं कर सकते हो क्योंकि आरएस के एंट्री का स्टार्टिंग पॉइंट चालू हो गया है, एंडिंग पॉइंट कब होगा, जब आरएस पैसा देगा तब। यार समझ में क्या बोल रहा हूँ, जब तक दोनों पॉइंट क्लियर नहीं होगा तब तक तुमको पीरियड नहीं समझेगा, और पीरियड नहीं समझा तुम इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकोगे। एडवांस का दोनों पॉइंट पूरा हो गया, इसलिए एडवांस के इंटरेस्ट का एंट्री हो गया। आरएस का पहला पॉइंट हो गया लेकिन दूसरा पॉइंट होने का बाकी है, इसलिए आरएस का इंटरेस्ट का एंट्री इमीडिएटली नहीं होगा, बाद में होगा। क्लियर, shall I go ahead? Everybody is with me? Nobody? Somebody?
चलिए अभी आईएएस का पैसा मिलने वाला है, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बट प्लीज टेल मी मनी इज कमिंग फ्रॉम डेटर के मनी इज कमिंग फ्रॉम बैड डेटर? बैड डेटर। तो एंट्री कैसे होता था? कैश अकाउंट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। वैसे यहाँ पे एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल सेल अकाउंट। सबको समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ? हम तो वो कॉल सेल एरियर्स, अलॉटमेंट इन एरियर्स, कॉल इन एडवांस, अलॉटमेंट इन एडवांस ऐसे अकाउंट बनाने वाले लोग हैं। तो हम तो कॉल सेल एरियर्स को क्रेडिट करेंगे। कोई टेक्स्ट बुक का ऑथर बोलेगा नहीं बैंक अकाउंट में तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट कर सकता है, और इसका मतलब क्या हुआ? उसने कॉल सेल एरियर्स का अकाउंट यूज किया हुआ नहीं, डरने का नहीं उसके लिए। और ये अरियर्स मिलने को कितना टाइम लगा? 2 महीना लगा था। तो अभी अरियर्स का भी स्टार्टिंग पॉइंट कब का चालू हो गया था? एंडिंग पॉइंट आ चुका है। जैसे एंडिंग पॉइंट आ गया क्या बोलना पड़ेगा? अभी पीरियड के हिसाब से इंटरेस्ट वर्किंग करना पड़ेगा, तो उसको बोलना पड़ेगा भैया पैसा दे दो। पेंटिंग क्या हो जाएगा तुम्हारा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल सेल एरियर्स। कोई कोई लोग क्या करते हैं, दोनों एंट्री को कंबाइन करते हैं, 2542 बोलते हैं। फिर एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट 2500 टू कॉल सेल एरियर्स 2500 टू इंटरेस्ट ऑन कॉल सेल एरियर्स 42, इधर 2542 आ जाता है डेबिट। वी कंसीडर सेपरेट एंट्रीज। समझ में क्या बोल रहा है? एक्चुअली वो एक ही टाइम पर होने वाला एंट्री, पर हम लोग सेपरेट करके दिखा रहे हैं। कोई लोग इंटरेस्ट डिमांडेड का भी एंट्री करते हैं। बता दो पहले, होने दो इंटरेस्ट बता दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल सेल एरियर्स 42, being interest at the rate of 10% per annum. बैंक अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन कॉल सेल एरियर्स 42। 42 कैसे कैलकुलेट किया? 2500 इंटू 10% इंटू 2/12। थोड़ा राउंड ऑफ करना पड़ेगा शायद, देख लो। फिर ये जो इंटरेस्ट है उसको अपने को कहां पे ट्रांसफर करना है? पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। पर दो अलग अलग इंटरेस्ट है, जैसा डिस्काउंट रिसिप्ट डिस्काउंट अलग अलग रहता है, वैसे इंटरेस्ट ऑन एडवांस एंड इंटरेस्ट ऑन अरियर्स अलग अलग रहता है। तो कंबाइंड अकाउंट बना के उसका बैलेंसिंग फिगर निकाल के पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करने का एक ही एंट्री, ऐसा पागलपन करने का नहीं। दो अलग अलग चीजों को अलग अलग ट्रांसफर करने का। क्लियर? तो एंट्री होगा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, और दूसरा एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट, फिर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। कंप्लीट।
interest on calls in advance expenditure की income expenditure हमारा डेबिट की गई श्योर डेबिट तो आपने क्या किया क्रेडिट किया हां उधर उल्टा करा राइट ऑफ करने का ठीक है ये सब चीजें अभी तकलीफ नहीं देता ये सब चीजें एग्जाम में तकलीफ देता आपने को आधा तो याद है सर ने कुछ बोला था एक्सपेंडिचर है डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉस है फिर मैं क्रेडिट करूं कि डेबिट करूं पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर के टाइम उसको क्रेडिट करना ही पड़ेगा कॉन्सनेस इनकम नसतं त्याच्यावर इंटरेस्टेबल इनकम इंटरेस्ट So it is it capitalized or पीएनएल but it's a regular but it is authorized by articles of association it is a day-to-day activity Can I go ahead? खाली एक नोट लिया था Alternatively, after passing the entry for receipt of calls and arrears, after passing the entry for receipt of calls and arrears, alternatively, after passing the entry for receipt of calls and arrears, an additional entry may be passed. An additional entry may be passed to demand interest on calls and arrears. To demand interest on calls and arrears as follows. Entry होगा shareholders account debit to interest on calls and arrears. Shareholders account debit to interest on calls and arrears. 42 rupees. Full stop. Next time, in this case, the entry for interest received, would be bank account debit to shareholders account. बैंक अकाउंट debit to shareholders account 42. अभी हमारा जो 1 2 3 थर्ड लास्ट एंट्री है ना बैंक अकाउंट में जो इंटरेस्ट ऑन कॉल करने का उसको एक स्टार मार्क करके रखो हमारा जो थर्ड लास्ट एंट्री है बैंक अकाउंट में जो इंटरेस्ट ऑन कॉल करने का अकाउंट उसको स्टार मार्क करके रखो नहीं तो साइड में लिख के रखो नोट नंबर 1 ये 42 रुपीस का एंट्री आपने जो पास किया है वो ये वाला एंट्री इसको स्टार मार्क करके रखो लिख के रखो नोट नंबर 1 और नीचे तुम्हारा नोट है क्लियर खत्म Now comes a very important point. It is called as forfeiture of shares. Now, what do you mean by forfeiture of shares? Can anybody tell me the meaning of forfeiture of shares? Accounting treatment बाद में तुमको क्या बोला याद रखो पहले क्या इकोनॉमिक्स बाद में क्या लॉ बाद में क्या अकाउंट्स तो अकाउंट सबसे लास्ट में रहता है उसका टेंशन मत लो अकाउंट समझ में आ जाएगा पहले क्या होता है समझा करो बोलो फॉरफीचर का मतलब क्या है सॉरी
taking back the shares in the case of non-payment of funds. कैंसलेशन ऑफ Shares. शेयर्स, बराबर ना? सबको समझा? दैट मींस यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुम सो रहे हो, 12वीं के स्टूडेंट ठीक से नहीं है। कैंसलेशन और टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप, नॉट शेयर्स। अगर शेयर्स को कैंसिल करोगे तो रीइश्यू कैसे कर सकोगे? अगर तुमको खुद को पता है कि बाद में रीइश्यू होता है, रीइश्यू का मतलब क्या? जो था इश्यू किया हुआ था उसी को फिर से किया, दैट्स नॉट द वर्ड री इज देयर। रीइश्यू का मतलब क्या? इट इज नॉट गर्मा गर्म ताजा ताजा नया नया इश्यू कर रहे, बल्कि जो किसी को दिया था उसके पास से वापस लिया है, और जिसको वापस लिया है उसी को इश्यू किया है, उसी को, इसके लिए रीइश्यू। यार समझ सकते हो क्या बोल रहा हूँ? मतलब वो शेयर जिंदा है, फॉरफीचर के बाद शेयर्स मर नहीं गए, फॉरफीचर के बाद शेयर्स कैंसिल नहीं हुए, शेयर जिंदा है, लेकिन शेयर्स के ऊपर जिसका नाम लिखा था उसका नाम मिटा दिया है। यार समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? So I'm repeating again, forfeiture does not mean termination of shares. Forfeiture does not mean cancellation of shares. Forfeiture means compulsory termination of membership of a person on account of either non-payment of calls or on account of breach of conditions. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? आर्टिकल्स में कुछ बोला हुआ रहेगा कि अब आपको एज अ शेयर होल्डर दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हिच आर सपोज्ड टू कैरी, और अगर आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं किया रहेगा, in that case the company may be reserving a right with itself कि despite of the fact that your shares are fully paid still we may forfeit them. हमारे शेयर होल्डर हो मतलब हमारे ओनर हो, बट इसका मतलब ओनर जैसा बिहेव करना पड़ता है। अगर आप कुछ भी करोगे तो ये नहीं चलेगा हम लोगों को। देयर आर सर्टेन एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ द शेयर होल्डर। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? इफ यू आर टेकिंग पार्ट इन द प्राइस रिगिंग ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? शेयर मार्केट में शेयर्स का जो भाव है वो बढ़ना चाहिए, उतरना चाहिए, इसके लिए आप प्राइस रिगिंग करते रहोगे, कुछ कार्टल वार्टल बनाते रहोगे, अपना ग्रुप बना के उसके लिए खेलना चालू करते रहोगे, तो उसके से बाकी सब शेयर होल्डर को तकलीफ होता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? दोज ऑफ देम हु आर इंटरेस्टेड इन मे बी सेलिंग द शेयर्स एट अ नॉर्मल प्राइस और हायर प्राइस, प्रॉपर प्राइस, वो खाली फोकट आपके बिहेवियर की वजह से, मार्केट में प्राइस गिरने की वजह से बाद में उनको कम प्राइस में बेचना पड़ता है। सो दिस टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स वी डोंट वांट। तो कंपनी में स्पेसिफाइड, भले ही फुली पेड अप है, फिर भी आप उसको क्या कर सकते हैं? फॉरफिट कर सकते हैं। तो फॉरफिचर इज कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ अ पर्सन either on account of non-payment of calls or on account of any other conditions which are mentioned by the articles. तुमको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स मतलब बात ही अलग है, और वो नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस में पार्टली पेड रहना चाहिए वगैरह, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। इवन इफ दे आर फुली पेड स्टिल दे कैन बी फॉरफिटेड। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? एनी डिफिकल्टी? तो फॉरफीचर के वक्त अगर आपको याद रहेगा तो 3 दिन पहले जब मैं बात कर रहा था, मैं क्या सिखाया था आप लोगों को? शेयर कैपिटल अकाउंट इज अ स्टैट्यूटरी अकाउंट, once credited it cannot be debited and it can be debited only in 4 situations. उसमें पहला सिचुएशन क्या था? फॉरफीचर की वजह से शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है क्या? हाँ। उसके से शेयर कैपिटल अकाउंट को कैंसिल किया है क्या? ना। शेयर कैपिटल जिंदा है, लेकिन उसके ऊपर का नाम मिट गया है, तो मार्केट में वो शेयर्स है क्या? नहीं। अब वो वापस कंपनी के पास आ गए हैं, कंपनी ने उनको फाड़ के फेंक दिया है क्या? नहीं। बायबैक में फाड़ के फेंक देगी, जब कंपनी बायबैक करेगी तो फाड़ के फेंक देगी। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? In fact, it's a condition on buyback. Okay, at the time of buyback, the shares which are bought back should be physically destroyed. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? Immediately, you cannot say सर बाद में डिस्ट्रॉय कर देंगे ना, उसमें क्या है, होली का दिन आएगा तब डाल देंगे अंदर, ऐसे सब नहीं चलता। You will have to immediately destroy it and you will have to submit a report the day on which it is destroyed वगैरह करके to the company register, क्योंकि बायबैक है, वहाँ पे शेयर्स को कैंसिल किया जाता है, यहाँ पे मेंबरशिप को कैंसिल किया हुआ है। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? तो हमने बोला था कि 4 अलग अलग सिचुएशन है जहां पे तुम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर सकते हो। पहला था फॉरफीचर, दूसरा था रिडेम्पशन, तीसरा था बायबैक और चौथा था फॉरफीचर में मेंबरशिप को कैंसिल किया, शेयर्स को जिंदा रखा। रिडेम्पशन में शेयर्स का जिंदगी खत्म हो गया है, रिडेम्पशन में शेयर्स का जिंदगी खत्म हो गया रहता है, मतलब हम उसको बोल ही नहीं सकते कि इसको फिजिकल डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। वो फिजिकल डिस्ट्रॉय करने का झंझट ही नहीं है, क्योंकि उसके शेयर के इश्यू के वक्त ही बोल के रखा था इसके जिंदगी स्टूडेंट्स डेट तक ही है, तो ऑटोमेटिकली वो इनवैलिड होते हैं उसके बाद। क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? So there is no such condition there. The shares are getting cancelled there. In redemption, shares get cancelled. In buyback, shares get cancelled. In internal reconstruction, shares get cancelled or they may be kept alive. Depends. And in forfeiture, shares are by default alive. मतलब 2 केस में कंपल्सरी कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स है, एक केस में कंपल्सरी शेयर्स आर अलाइव और एक केस में शायद अलाइव शायद कैंसिल्ड, डिपेंड्स ऑन द एडजस्टमेंट इन द प्रॉब्लम।
क्या समस्या में कैसे बोल रहा हूँ? 4 अलग अलग केसेस बोले मैंने, कौन से थे बताओ? फॉरफीचर, उसमें कंपलसरी कैंसल नहीं हुआ, वहां पे सिर्फ क्या कैंसिल हुआ है? शेयर जिंदा है, इसलिए इशू हो सकता है। सेकंड, रिडेम्पशन एंड बायबैक में कंपलसरी कैंसिल हुआ है, मेंबरशिप तो कैंसिल हुआ ही है और ऊपर से शेयर भी कैंसिल हुआ है, मतलब रीइश्यू करने का सवाल ही नहीं। क्या समस्या में कैसे बोल रहा हूँ? और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कैंसिल हुआ है कि नहीं हुआ है, अपने को एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद समझेगा। एवरी प्रॉब्लम में हैव डिफरेंट सिचुएशन, क्लियर ऑल ऑफ यू। एनीवे अपने सिलेबस में बायबैक भी नहीं है, अपने सिलेबस में अभी रिडेम्पशन भी नहीं है, और अपने सिलेबस में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी नहीं है, सब अगले साल सीखने का। अभी सिर्फ अपने को क्या सीखने का? फॉरफीचर में भले ही मेंबरशिप कैंसिल नहीं हुआ रहेगा, तो भी शेयर कैपिटल तो टेम्पररी पर्पस से हमने मार्केट से बाहर खींच के कंपनी के अंदर ले लिया है। क्या समस्या में पहले कंपनी के पास था तब इशू किया, मार्केट के पास चला गया, उसमें से कुछ लोगों को वापस खींच के वापस लाए। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? तो इसका मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट का भी डेबिट करना अलाउड है, शेयर कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट है। अभी प्लीज टेल मी, इज इट अ कंडीशन दैट फॉरफीचर करने के पहले आपने सारे के सारे कॉल्स करने ही चाहिए थे? ऐसा कुछ कंडीशन है कि कंडीशन नहीं? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जो भी कुछ रहेगा सारे के सारे कॉल करो, उसके बाद में फॉरफिट कर सकते हो। ऐसा कुछ कंडीशन है कि कंडीशन नहीं? सपोज एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो इज इट नेसेसरी बाय लॉ ये अभी फॉरफिट नहीं कर सकते? अभी कॉल का पैसा मांग के देखो, फिर सेकंड कॉल का मांग के देखो, अगर उसने सब कुछ नहीं दिया तो भी फॉरफिट करो। ऐसा कुछ कंडीशन है कि कंडीशन नहीं? इफ द कंपनी इज ऑफ द ओपिनियन दैट इफ ही कुड नॉट पे अलॉटमेंट इन अरियर्स, देन इट इज बेटर फॉर अस टू कैंसल हिम इमीडिएटली, दैट इज आल्सो। So please tell me, forfeiture is a situation which can happen only if the shares are fully called? क्या ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है? That means you have to be very careful about the problem. So every problem can be different. Some problem is specified that forfeiture is happening just after allotment. अच्छा, can forfeiture happen after application? Never. क्यों? जो अलॉट ही नहीं किया उसको फॉरफिट कैसे करेंगे? जो मार्केट में अब तक फेंका ही नहीं उसको मार्केट से लेंगे कैसे? तो एप्लीकेशन के बाद में फॉरफीचर हो ही सकता है, अलॉटमेंट के बाद में हो सकता है, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाता है और वो अपना काम पूरा नहीं कर सकेगा। इन दैट केस हम बोलेंगे भैया सॉरी, आपका कॉन्ट्रैक्ट था, एवरी शेयर होल्डर इज लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड पोर्शन ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स व्हिच आर सब्सक्राइब बाय हिम, और आपने अपना अनपेड पोर्शन के लिए हमने जो मांगा था वो दिया नहीं, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया हुआ है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब वी आर हैविंग द राइट टू कैंसिल द पर्सन। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? सो कुछ प्रॉब्लम में ऐसा भी हो सकता है कि अलॉटमेंट के बाद ही शेयर्स को फॉरफिट किया जाए, कुछ प्रॉब्लम में फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम में फाइनल कॉल के बाद भी फॉरफिट कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। कुछ प्रॉब्लम में ऐसा भी रह सकता है कि किसी एक शेयर होल्डर का शेयर्स आर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट, दूसरे शेयर होल्डर का शेयर्स फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल, तीसरे शेयर होल्डर का शेयर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल, ऐसा अलग अलग भी रह सकता है। समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है वो तो फिक्स है, लेकिन फिर ये भी सोचना पड़ेगा कि शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते वक्त कौन से अमाउंट से डेबिट करना है। तो रूल ऐसा है कि शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय द अमाउंट कॉल्ड अप। क्या बोला मैंने? शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय द अमाउंट कॉल्ड अप। फिर से एक बार, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बाय द अमाउंट, बाय द अमाउंट, बाय द अमाउंट। आवाज में जब नहीं है, बाय द अमाउंट। सबको समझा क्या? एनी डिफिकल्टी? देयर कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, शेयर कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड बाय द अमाउंट कॉल्ड अप। सेकंड पॉइंट, फिर क्रेडिट किसको करने का? कॉल सेल अरियर्स नहीं तो अलॉटमेंट अरियर्स जैसा रहेगा वैसा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय द अमाउंट कॉल्ड अप, अरियर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? अब अरियर्स का जन्म हो रहा है कि अरियर्स का विसर्जन हो रहा है? अगर विसर्जन हो रहा है तो इन दैट केस अरियर्स का स्पेशलिटी क्या है? जन्म लेते वक्त तो विसर्जन के वक्त तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, मतलब अरियर्स अकाउंट को तो 100% क्रेडिट करना है। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय द अमाउंट कॉल्ड अप टू अरियर्स अकाउंट बाय द अमाउंट ऑफ अरियर्स अनपेड पोर्शन। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो कॉल्ड अप माइनस अनपेड इक्वल टू पेड अप। वो पेड अप अकाउंट का नाम क्या रखेंगे हम लोग? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, नहीं तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। आनंद मोरे आनंद। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, कुछ भी बोलो चलेगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सबको समझा क्या? एनी डिफिकल्टी? सो एंट्री क्या होता है अपना? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय द अमाउंट कॉल्ड अप टू अरियर्स अकाउंट बाय द अमाउंट ऑफ अरियर्स टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट बाय द अमाउंट पेड अप। तो एंट्री टैली होना चाहिए। If the shares are fully called, then in that case it will be the situation कि capital account debit by the amount of face value,
क्या समझ सके कैसे बोल रहा हूँ? बच्चा लोग को लगता है हमेशा कैपिटल अकाउंट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। सिंपल प्रॉब्लम में बराबर है, क्योंकि वहां पे जनरली क्या होता है कि फुल्ली कॉल करने के बाद में प्रॉफिट क्या रहता है, तो वहां पे बोल सकते हैं आप लोग कि शेयर कैपिटल अकाउंट इज डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, बट बाय डिफॉल्ट इट इज नॉट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, इट इज डिवाइडेड बाय द अमाउंट कॉल्ड अप, एंड सिंस यू आर forfeiting the shares after making all the calls, that's why in that problem face value is getting debited. 12वीं के प्रॉब्लम में जनरली फुल कॉल करने के बाद में ही होता है। 12वीं हो गया मालूम है ना, अभी फाउंडेशन में आ गए, अभी इंस्टीट्यूट आपके साथ खेलने वाला है, कभी भी बोलेगा फॉरफिट कर दिया करो। समझने में कैसे बोल रहा हूँ, तो यू हैव टू रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। तो मैं फिर से बार बोल रहा हूँ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय द अमाउंट, टू कॉल सेलर्स बाय द अमाउंट अनपेड, टू शेयर फॉरफिट अकाउंट बाय द अमाउंट पेड, ये बेसिक है। Now please tell me, can the shares be issued at discount? Only in one case. Sweaty period. वरना तो नहीं कर सकते, तो डिस्काउंट का तो झंझट है नहीं। Can the shares be issued at premium? तो प्रीमियम पे इश्यू क्या रहेगा, तो बाद में ये भी सोचना पड़ेगा कि सर फॉरफिट करने का टाइम बाय द अमाउंट कॉल्ड अप बोलते हैं आप लोग, तो हमने शायद कैपिटल का भी वैसा कॉल किया है और हमने शायद प्रीमियम का भी वैसा कॉल किया है, तो प्रीमियम को डेबिट करने का क्या नहीं करने का, बोलूंगा ठीक है, उसके बारे में सोचेंगे। उसका कुछ रूल्स है, एक सिंगल सिचुएशन नहीं है, प्रॉब्लम के हिसाब से चेंज होता है उसका सिचुएशन क्या है। देयर इज नो वन आंसर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, यू हैव टू रीड द प्रॉब्लम केयरफुली कि ये प्रॉब्लम ऐसा सिचुएशन है ना, फिर ये ट्रीटमेंट यूज करना पड़ेगा, वैसा सिचुएशन है तो दूसरा ट्रीटमेंट यूज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? पहले तो सादा वर्किंग करते हैं, एंट्री कैसे करने का उसके हिसाब से वर्किंग कर लेते हैं, फिर बाद में प्रीमियम तक जाएंगे। आज अपने को फॉरफिचर पूरा कंप्लीट करने का और रीइश्यू भी कंसीडर करने का। अच्छा, मुझे एक लास्ट क्वेश्चन है बिफोर आई गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। जब मुझे रीइश्यू करने का है तो जितना शेयर्स फॉरफिट किया था उतना सारा का सारा रीइश्यू करना ही पड़ेगा एट अ टाइम, ऐसा कंपल्सन है कि कैन आई गो फॉर पार्शियल रीइश्यूज? पॉसिबल है सर। सेकंड पार्ट, रीइश्यू शुड बी एट प्रीमियम, के रीइश्यू कैन बी एट डिस्काउंट आल्सो, रीइश्यू कैन बी एट पार, रीइश्यू कैन बी एट प्रीमियम, रीइश्यू कैन बी एट डिस्काउंट। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, आई वांट योर लीगल ओपिनियन। अकाउंटिंग का पार्ट नहीं चाहिए मुझे, लीगल ओपिनियन चाहिए आपका। फॉरफिचर हो रहा है एक शेयर होल्डर का, कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ अ शेयर होल्डर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द कॉल। वो बोल रहा है कि मैंने एप्लीकेशन का पैसा दिया था, कंपनी बोलती है हाँ। वो बोलता है मैंने अलॉटमेंट का पैसा दिया था, कंपनी बोलती है हाँ। वो बोलता है मैंने फर्स्ट कॉल का पैसा दिया था, कंपनी बोलती है हाँ। वो बोलता है मैं सिर्फ सेकंड कॉल फाइनल कॉल 2 रुपए का था, 10 रुपए में से मैं 8 रुपए लेके हो गया है, 2 रुपए देने का मेरा नहीं मिल रहा है, पैसा कम पड़ रहा है मुझे घर पे, नहीं दे सकता हूँ, आप मुझे फॉरफिट कर रहे हो। इतने साल का मेरा आपके साथ शेयर होल्डर सिचुएशन था, आप भूल गए, मुझे धक्के मार के बाहर निकाल रहे हो, मेरा 8 रुपए वापस दो। Is the company liable to pay 8 rupees back? The money which is issued by the company prior to forfeiture in relation to the shares which are forfeited is refundable के नॉन रिफंडेबल? वो पैसा कंपनी के पास ही रहेगा, उसका कंपनी का हक रहेगा कि कोर्ट में जाएगा तो डिसाइड होगा क्या करने का करके, कंपनी का ही हक होगा बाय डिफॉल्ट। अमाउंट रिसीव्ड प्रायर टू फॉरफिचर इज द अमाउंट ऑफ द कंपनी। तो वही शेयर बाद में रीइश्यू हो सकता है, यस। तो कंपनी को उसी शेयर पे डबल पैसा आ सकता है, यस। तो कंपनी को ज्यादा फायदा हो सकता है, यस। तो ये फायदा रेवेन्यू नेचर का है, ये फायदा कैपिटल नेचर का है, तो उसको अल्टीमेटली कहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा? कैपिटल। लेकिन ये कब समझेगा कैपिटल तो है कि नहीं करके? फॉरफिचर के वक्त समझेगा कि रीइश्यू के वक्त समझेगा? क्योंकि रीइश्यू के टाइम अपने को समझेगा कि वी आर इशूइंग एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, तो समझेगा फॉरफिचर को ऐसे इतना प्रॉफिट और रीइश्यू को ऐसे इतना लॉस, फिर प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट करके हम कर देंगे कैपिटल जो का एंट्री। सब कुछ समझा क्या? एनी डिफिकल्टी? चलो पहले पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? ए लिमिटेड डायरेक्टली फॉरफिचर एंट्री के बाद चलते पूरा प्रॉब्लम नहीं बोल रहे थे, फॉरफिचर एंट्री बोल रहे हैं। ए लिमिटेड forfeited 30,000 equity shares of rupees 10 fully called up held by Mr. X for non-payment of final call at the rate of rupees 4 each. However, he paid application money at the rate of rupees 2 per share and allotment money of rupees 4 per share. These shares were originally issued at par. Give general entries for the forfeiture. Please tell me, shares are of which nature? Equity के preference. Shares are of what face value? Equity. The shares are fully called up के partially called up. Forfeiture is after final call. Please tell me, what is the face value per share? 10 rupees. What is the amount demanded on application? What is the amount demanded on first allotment? Application का 2, allotment का 2, तो 2 और 4 मतलब किसका हिसाब लग गया? ठीक है, हिसाब लग गया। कॉल का अमाउंट कितना है बोलो? तो आपको क्या लगता है किलो में एक से ज्यादा कॉल किए कि एक ही कॉल किया हुआ है? एक ही कॉल। उस कॉल का अमाउंट कितना है? 4 रुपए। समझ क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट, प्लीज टेल मी
जिसको फॉरफिट कर रहे हो उसके पास कितने शेयर थे? 30,000 शेयर ऑफ मिस्टर एक्स मिला के आपको सबको। तो प्लीज टेल मी, हमने उसके बाद सब मिला के आज तक कितना पैसा मांगा था? 4 लाख। तो अच्छा से बोलेगा, मेरे को क्या मतलब? 3 लाख। 30,000 into 10 उतना पैसा मांगा था। उसने कौन सा पैसा देके रखा है? मतलब 2 और 4 मतलब कितना? 6 into 30,000 मतलब कितना? 1,00,000 मिलने का वाकई भी मिल चुका है। मिल चुका है मतलब पेड अप के अनपेड। पेड अप है तो उसको कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा? कौन से लेटर्स का अमाउंट कितना है बोलो? 4। उसका भी जन्म हो रहा है कि उसका भी विसर्जन का टाइम आ गया है? विसर्जन के बाद कौन सा लेटर डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? एंट्री बोलो फटाफट से, एंट्री क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट डेबिट रुपीस 3 लाख, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट रुपीस 1 लाख, 2 कॉर्पोरेट अकाउंट रुपीस 1 लाख 20। ऐसा लिखा वैसा बोल दो। Can the decision of forfeiture be taken by the accountant on his own? It is always taken by the director. So resolution like it. चलो, चल आई गो अहेड नाउ। एंट्री हो गया, नरेशन लिखा, समझा क्या कर रहे हैं हम लोग? प्लीज टेल मी फॉरफीचर का मतलब कंपलसरी टर्मिनेशन ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट टर्म क्वेश्चन हम एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 20,000 इक्विटी शेयर, तभी 30,000 थे, अभी 20,000 है, ऑफ रुपीज 10 each, कॉमा रुपीज 8 पर शेयर कॉल्ड अप। मैंने आपको क्या सिखाया? चिल्ला के शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय द अमाउंट, पिछले प्रॉब्लम में सारा का सारा फुल्ली कॉल्ड अप था, अभी 8 रुपया कॉल्ड अप है। मतलब डेबिट करते वक्त 20,000 को फेस वैल्यू वाले 10 रुपए से मल्टीप्लाई करना है
कि कॉल्ड अप वाले 8 रुपए से मल्टीप्लाई करना है। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बाय द अमाउंट कॉल्ड अप मतलब 20,000 into 8 और नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी ऑफ ₹2 पर शेयर। वो 8 के अंदर भी ₹2 का कॉल उसने पे नहीं किया। 10 रुपए के अंदर ₹2 नहीं। बच्चा लोग क्या बोलते हैं? हाँ 10 और 8 के बीच का डिफरेंस मतलब ₹2। गजबन मत करो। 10 में से 8 ही कॉल है, उसमें से 2 कॉल्ड अप है, सॉरी कॉल उसने पे नहीं किया, मतलब ₹6 उसने पे किया। यार समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, सो एक्स लिमिटेड फॉरवर्डेड 20,000 equity shares of ₹30 per share called up for non payment of first call money of ₹2 per share. Application money of ₹2 per share and allotment money of ₹4 per share have already been paid or received by the company. You generalities for furniture assume that all the money due is transferred to calls in arrears account. मतलब उन्होंने खुद बोल के रखा है कि आप इसको कॉल अकाउंट के अंदर रखो मत, बड़े बर्तन के अंदर रखने का नहीं, छोटे बर्तन डाल के रखा हुआ है। वो अकाउंटेंट अपने क्लास में सीखा हुआ था। तेरे समझ में क्या बोल रहा हूँ? चलो तो इसका एंट्री कैसे होगा तुम्हारा? शेयर कैपिटल अकाउंट में 20,000 into 8 1,60,000 टू शेयर कॉर्पोरेट कितना होगा? बाय द अमाउंट पेड अप मतलब क्या रहेगी? 2 + 4 मतलब 6 एंड टू कॉल्स एंड एरर्स कितना? ओनली ₹2। चलो स्टार्ट। इंस्टिट्यूट नंतर लक्ष द्या, सुरुवातीला काय काय प्रॉब्लेम असं करून ठेवलं. इंस्टिट्यूट नंतर लक्षात आलं की गडबड होते याची. हो गया, जल्दी फटाफट पूरा करो, फिर ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम लोग फिर प्रीमियम का एंट्री सीखने की कोशिश करेंगे। प्रीमियम के बारे में क्या क्या लॉजिक चलता है करेंगे ना, कि थक गए? थकना मत, थकोगे तो मुझे बताना मत, बताओगे कि मैं सुनने वाला हूँ नहीं, याद रखो। जर एक कॉल अनपेड असेल आणि पुढचा कॉल पण केला आणि मग त्यांनी पुढचा कॉल पे केला आणि आजचा नाही पे केला, ऍडजस्ट अप्रोप्रिएशन ऑफ टॅक्स असतं. तसं तेव्हा मी बोलली की सेकंड कॉल पे केला पण फर्स्ट मला अनपेड असं नहीं वो इसके लिए गाली मारेगा ना, कैसा होता है ये सब डिस्कस करके और बढ़ाएगा। मैं सब फैसिलिटी दिया था तो फिर भी नहीं आया। हो गया, ओके टेक अ ब्रेक 15 मिनट है, ज्यादा बड़ा मत करो।